नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। हाई कोर्ट की भर्तियों का जो सिलेबस है, जो स्तर है, जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से इसमें 2450 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। इस पुस्तक में आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में 3 शॉर्ट पेपर भी मिलेंगे पिछली भर्तियों की। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के वहां से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पुस्तक काफी अच्छी है। इसमें पहले यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, फिर उत्तर दिए हुए हैं और उत्तर देने के बाद में यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज बहुत सारी न्यूज है समाचार पत्रों में। छात्रों का पक्ष भी है और आयोग का भी पक्ष है। लिखा 2 दिन और 3 पालियों में होगी परीक्षा, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा। तो ये यहाँ पर आरओ एआरओ के बारे में तो बहुत बड़ा बदलाव पहले ही कर दिया गया था। नोटिस भी जारी हुई थी कि अब जैसे सुबह शाम पेपर होता था जीएस का और हिंदी का, अब उसको एक कर दिया गया है। जैसे 140 प्रश्न आते थे जीएस में, 60 प्रश्न हिंदी के आते थे, लेकिन अब ये आप लोगों को सीधे सीधे 200 नंबर का एक पेपर होगा और ये 3 शिफ्टों में इसको डिवाइड किया गया है। कुछ विद्यार्थी एक शिफ्ट में, कुछ विद्यार्थी एक शिफ्ट में और कुछ विद्यार्थी एक शिफ्ट में परीक्षा देंगे। यहाँ पर लिखा भी है उसके बारे में कि 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है। 22 दिसंबर को प्रथम पाली सुबह 9 से 12 3 घंटे में निपटा दिया जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को 3-4 लाख विद्यार्थियों को, उसके बाद फिर 3-4 लाख को, फिर 3-4 लाख को, लगभग 10 लाख के आसपास आवेदन भी आए हैं। और आयोग का यहाँ पर बयान है। उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार केंद्र निर्धारण संबंधी समितियों द्वारा प्रेषित परीक्षा केंद्रों की संख्या एवं क्षमता अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुसार उपलब्ध न होने के दृष्टिगत पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिवसों में कराने का निर्णय लिया गया है और आयोग ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें लागू करते हुए परीक्षाओं के मूल्यांकन में परिवर्तन पर मुहर लगा दी है। पीसीएस के बारे में भी लिखा है। पीसीएस प्री 7 और 8 दिसंबर को, आरओ एआरओ 22 और 23 को होगी। इसको लेकर के बकायदे कल तो नोटिस वेबसाइट पर जारी ही हुई थी। आज समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करवाई है। इसमें आरओ एआरओ के बारे में जानकारी दी गई है और पीसीएस के बारे में भी जानकारी दी है। आयोग ने अपनी नोटिस में एक नोटिस जारी की थी कि मानकीकरण किस तरीके से होगा, यानी कि जो रिजल्ट जारी होगा वो किस तरीके से जारी होगा। उसके बारे में बताया है कि परसेंटाइल विद्यार्थियों को जारी होंगे और परसेंटाइल में ही कट ऑफ प्राप्तांक होंगे। ये देखिए लिखा, मानकीकरण लागू होने के कारण परिणाम की गणना परसेंटाइल में होगी। जहां किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों पालियों में परीक्षाएं कराई जाती हैं, वहां परीक्षा के मूल्यांकन के लिए मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। बात तो सही है। अगर परीक्षा 2 या 3-4 पालियों में होती है तो वो नॉर्मलाइजेशन फिर लागू करना ही पड़ता है। जैसे कि देश के विभिन्न भर्ती निकायों, आयोगों आदि में अपनाई जा रही है। अलग अलग पालियों में होने वाली परीक्षा में कठिनाई स्तर को समान बनाए रखने के लिए फार्मूला लागू करना होगा। विशेषज्ञों का दावा है कि गणितीय फार्मूला लगाने के बाद परिणाम दशमलव के 6 अंकों तक सटीक मिले हैं। लोक सेवा आयोग ने 1 से अधिक दिवसों पालियों में परीक्षा कराने की स्थिति में मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है और समिति ने परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाने की अनुशंसा की है। इसे आयोग ने अनुमोदित करते हुए आगामी परीक्षाओं में उक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्णय लिया, जो कंप्यूटर आधारित होगा। इसे स्वीकार करने से पहले आयोग ने भी परीक्षण करके देखा है। लिखा है कि इस बीच में काफी सारे पेपर लीक हुए थे और नीट का जो मामला आया था, तो नीट मामले में भी कमेटी ने कहा कि बहुपाली में परीक्षा कराई जाए और ऐसे अरे गहरे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा न करवाई जाए। वहीं पर विद्यार्थियों ने हुंकार भरी है। ये आप तस्वीरें देख सकती हैं। कल प्रयागराज में मीटिंग हुई है, पेपर में उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हुंकार। यहाँ पर देखिए इन छात्रों ने क्या कहा। तो ये छात्रों को सीधा कहा जाए तो चूतिया बनाया गया है। आयोग द्वारा किसी तरीके से उस दिन हम लोगों के आंदोलन को टाला गया है और आगे अब ये हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब हम लोग डेट और दिनांक बदलवा के रहेंगे और 1 डे 1 शिफ्ट का डेट हम लेकर रहेंगे। इसके अलावा हमारी कोई और मांग नहीं है। अब 11 नवंबर को हम सभी आयोग पर 11 बजे आयोग पर सब इकट्ठा हो रहे हैं और सारी कोचिंगें, सारी लाइब्रेरी, सारे इंस्टीट्यूट से मात्र एक निवेदन है, ये आवाज़ केवल आज हमारे लिए नहीं है, कल के
बच्चों के लिए भी ये आवाज़ है। अगर ये आज हम नहीं हरा पाए तो कल को इनकी तानाशाही डबल होगी। तो हम लोग की एक आवाज़ है कि सारे कोचिंग, सारी लाइब्रेरी, सारे ऑनलाइनर, सब के सब 11 नवंबर 11 बजे आयोग गेट नंबर 2 पर चारों गेटों पे जो जहां तक घेर सके उस दिन सब लोग घेर लें और पूर्ण रूप से ये गेट बंद करवा दें। और कोई मांग नहीं, आयोग का घेराव होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में और दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि 75 जिले हैं, जबकि 41 जिलों में परीक्षा कराने के लिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पूरे देश में आज विरोध जो चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की जो ये आने वाले समय में हरकतें आई हैं, तो इससे साफ जाहिर होती है शासन की मंशा, और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसके जिम्मेदार होंगे। अगर इस नोटिस को वापस नहीं किया गया तो अब प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। इसको प्रदेश सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। और लोक सेवा आयोग को बताइए, अगर लोक सेवा आयोग चाहता तो पूरे प्रदेश में परीक्षा करा करके सभी प्रतियोगियों को एक साथ परीक्षा में बैठा सकता था। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ गिने चुने ही जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और लोक सेवा आयोग शायद 41 जिले में ही परीक्षा करा रहा है। तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोक सेवा आयोग चाहता तो पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालय में परीक्षा करा करके एक दिवसीय परीक्षा करा सकता था और ये जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है इसका भी समाधान हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोक सेवा आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। और तो ये देखा आप लोगों ने यहाँ पर छात्रों की बयान क्या आए हैं, क्या विद्यार्थी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर समाचार पत्र में लिखा है पूरा, मतलब कल जितनी भी नोटिस वगैरह जारी हुई है लोक सेवा आयोग ने दबा के सफाई दी है। और ये जो न्यूज छपवाई गई है मुझे लगता है ये भी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने छपवाई है। 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिले परीक्षा केंद्र, कंप्यूटर से होगा नॉर्मलाइजेशन। ये जिस तरीके का भी लिखा फुल प्रूफ रहेगा ये प्रक्रिया। यहाँ पर ये देखिए। और लोक सेवा आयोग ने कल एक एग्जाम भी कैंसिल कर दिया है। वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा स्थगित कर दी है 19 जून के शासनादेश के अनुसार। वही शासनादेश है जिसमें ये कहा गया है कि शहर केंद्र परीक्षा केंद्र हो, सरकारी विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। वो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। उसी की वजह से एक और परीक्षा जो है ये वैज्ञानिक अधिकारी की इन्होंने निरस्त कर दी है। लिखा लोक सेवा आयोग अधिनियम 1985 संशोधन के मद्देनजर वैज्ञानिक अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी है। इसके 5 डोमेन जीव विज्ञान क्षेत्र, प्रक्षेत्र, कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र, प्रक्षेत्र के कुल 41 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को होनी थी। आयोग के उप सचिव डीपी पाल के अनुसार अब यह परीक्षा आयोग की ओर से होने वाले अगले कैलेंडर के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी। फिर से कैलेंडर जारी होगा। विद्यार्थियों का समय बर्बाद लगातार हो रहा है। वैसे शासन अगर चाहता तो ये बात इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि ये चीज नहीं हो सकती थी। मतलब बड़ी बड़ी चीजें जब सरकार चाहती है तो हो जाती है। कुंभ जैसे आयोजन हो जाते हैं और चुनाव हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एक एक दिन में। लेकिन सरकार ने या आयोग ने उस तरीके से विद्यार्थियों की मांग को तवज्जो नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। विद्यार्थियों ने ये भी कहा, दिखाया कि कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा एक दिन में ही, एक शिफ्ट में हो। आपने देखा होगा, कल मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था, ये आप लोग भी देख सकते हैं। कल 2,61,000 जो ट्वीट हैं वो कल शाम तक हुए थे। 2 प्रकार के जो हैशटैग थे, एक यूपी पीसीएस आरओ 1 शिफ्ट और दूसरा हैशटैग था नो नॉर्मलाइजेशन। ये देखिए, और कल पूरे दिन सुबह से ही ये जो यूपी पीएससी आरओ 1 शिफ्ट वाला हैशटैग है ये ट्रेंड कर रहा था। तो बस वही है कि छात्रों की बातों को कोई लोड नहीं देना है, जो परोसा जाएगा वो चुपचाप खाइए, मतलब वाली स्थिति यहाँ पर चल रही है। और जो ट्विटर पर जो अभियान छाया हुआ था उसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है युवा मंच ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए उन्हें स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बात तो सही है, ये दबाव जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार पर ही बनाना चाहिए। लोक सेवा आयोग की एक सीमित क्षमता है और इस पर कुछ कर सकती है तो वो केवल और केवल सरकार ही कर सकती है। अगली सूचना है, झारखंड की चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में इंडिया का 10 लाख नौकरियां देने का वादा। रोजगार का मुद्दा यूपी में तो नहीं है लेकिन बाकी राज्यों में, बाकी चुनाव में रहता है। बीजेपी भी रखती है मुद्दा, भर्तियां दे चाहे ना दे। अभी हरियाणा में उसने 2 लाख 5 लाख नौकरी का वादा किया था और जीत लिया। बाद में भर्तियां आती है कि नहीं आती वो अलग बात है। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को साझा न्याय पत्र जारी करते हुए 1 वोट 7 गारंटी का ऐलान किया है। इसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार व 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी गई है। यूपी SSSC से जो भर्ती आई है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, उसके बारे में आज फिर से जानकारी दी गई है। 5272 पदों पर यह भर्ती है। जिनके पास स्पेशल योग्यता हो वो छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 27 नवंबर ही है।
यूपी ट्रिपल एससी ने कल देर शाम को एक और नोटिस जारी की थी। राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पुरानी भर्ती है, इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू कब से होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी कल की नोटिस में दी गई है और कितने कट ऑफ वाले विद्यार्थियों को बुलाया गया है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है, दुग्धशाला विकास विभाग के अंतर्गत राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों पर चल रही भर्ती के लिए साक्षात्कार 18 नवंबर से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 62 पदों के सापेक्ष 723 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों का कट ऑफ व इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 18 से 26 नवंबर तक 2 पालियों में 45 और 27 नवंबर को बचे हुए भर्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब देखिए कितनी पुरानी भर्ती है। अखिलेश यादव भी कम थोड़ी ही थे। एक भर्ती में 4-4, 5-5 चरण इन्होंने किया था। क्या जरूरत थी इन सब भर्तियों में इंटरव्यू लगाने की? इंटरव्यू नहीं होते तो उसी समय लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाता और इनकी सबकी नियुक्ति हो जाती। जैसे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यूपी ट्रिपल एससी था, तब वो 5 चरण थे, 4-5 चरण हर भर्ती के होते थे। जूनियर असिस्टेंट जैसे उदाहरण के लिए रूप में ले लें, पहले उसमें आपका एकेडमिक नंबर जुड़ेगा, फिर आपका लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद में फिर आपकी हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग होगी, उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो है डीवी और रिजल्ट आएगा। तो इतना लंबा चरण लगा के रखा था और यही कारण था कि 2016 वाली जो जूनियर असिस्टेंट थी वो 2020 में पूरी हुई थी, 21-22 में। तो ये पहले की भर्तियां हैं जिसमें इंटरव्यू लगा था और यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये कब की भर्ती? विज्ञापन देखिए 2016 का विज्ञापन है, 18/5/2016। अब ये 16 का विज्ञापन है। मुख्यमंत्री जी इसको खुशी खुशी से नियुक्ति पत्र देंगे जब इनके चयन हो जाएगा। तो उनको सोचना चाहिए कि इनकी सरकार भी, भाजपा की सरकार भी के भी कई साल हो गए हैं, लगभग 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो अभी तक 7 सालों के बीच में इन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं करवाया? ना ये कम है ना वो कम है। मतलब भर्तियां, रोजगार किसी का भी बड़ा मुद्दा नहीं है। वैसे पेपर में तो कहीं नहीं लिखा कि 2016 की भर्ती है, इसको छुपा लिया गया है। ये देखिए 7 साल बाद इंटरव्यू का ख्याल आया है। रेलवे की एसआई वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें एक पद के लिए 3402 लोगों ने दावेदारी की है। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से जारी 452 सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती की प्रक्रिया में इस बार देश भर के 15,38,000 बेरोजगारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। यानी कुल आवेदन 15,38,000 हैं। किस कैटेगरी के कितने लोगों ने आवेदन किया उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग लास्ट में देख सकते हैं। 2000 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ। तो ये पुराने हैं 30 दिसंबर 2000। तो 2000 से पूर्व के जो भी संविदा या तदर्थ जो शिक्षक थे उनको परमानेंट किया जाना था और उसके बाद वालों को बाहर किया जाना था। तो ये उसके पहले के हैं, तो इनके नियमितीकरण का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती। अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को दिया ज्ञापन। राहुल गांधी को ज्ञापन देने से क्या फायदा? जिन भर्तियों में जितनी ज्यादा राजनीति होगी वो भर्तियां उतनी ही लंबित होंगी। योगी सरकार समझ लेती है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग वाली बात हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण वाली बात हो, जब राजनीति देने की कोशिश की गई है, योगी सरकार ने उसका उल्टा किया है। लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस ये जारी की थी कल, वो पेपर में भी है आज के, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2024 के तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। जेई एडवांस में बदलाव किया गया है। लिखा जेई एडवांस में लगातार अब 3 साल तक दे सकेंगे परीक्षा। पहले 2 बार ही दे पाते थे विद्यार्थी, एक अपीयरिंग इंटरमीडिएट में और एक उसके बाद में, लेकिन अब लगातार 3 बार दे सकेंगे और एज वगैरह भी निर्धारित कर दी गई है। लिखा देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस वो परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेते हैं। पहले जेई मेंस देते हैं विद्यार्थी, जेई मेंस को क्वालिफाई करने के बाद में जितने भी एनआईटीज वगैरह होते हैं वहां से बीटेक कर सकते हैं और एक निश्चित कट ऑफ को क्रॉस करने वाले जो विद्यार्थी वो जेई एडवांस देते हैं, वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। लिखा जेई एडवांस 2025 की वेबसाइट मंगलवार को जारी कर दी गई। 2025 परीक्षा जो है वो आईआईटी कानपुर कराएगा। जारी सूचना में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब एक विद्यार्थी 3 वर्ष में 3 बार जेई एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अब तक जेईई एडवांस देने के अवसरों की संख्या अधिकतम 2 बार ही थी। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को आईआईटी में प्रवेश के लिए एक और प्रयास कर देने का अवसर मिल जाएगा। आयु सीमा भी इस बार तय कर दी गई है। साफ साफ लिखा हुआ कि इस वर्ष जेईई एडवांस के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। ऐसे विद्यार्थी जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 के बाद का है वे विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।